नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। एटा के जलेसर के पूर्व विधायक अनार सिंह की मौत का मामला उलझता जा रहा है। इस मामले से जुड़े 2 लोगों के विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी के रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की सिफारिश की है। इसके अलावा अलीगढ़ के डीआईजी मोहित अग्रवाल का कहना है कि इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अनार सिंह का शव एटा के एक होटल में मिला था। अनार सिंह के सिर में गोली लगी थी। होटल के कमरे से एक पत्र भी मिला जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात लिखी हुई थी। मोहम्मद आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, ये बताइए कि पुलिस को किस तरह के सुराग मिले हैं, किस तरीके की जानकारियां अब तक इकट्ठा कर पाई है और इंटरपोल की मदद के लिए कब तक वो पहल कर देगी? देखिए शेखर, जिस तरह से मौत हुई है पूर्व विधायक की, उसके बाद लगातार पुलिस के आला अधिकारी एटा में डेरा जमाए हुए हैं। आज डीआईजी अलीगढ़ ने पूरे मामले का इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने बताया है कि 2 लोगों के भागे जाने की आशंका है, विदेश भागे जाने की आशंका है। इसी बात को लेकर इंटरपोल की मदद ली जा रही है और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला बनता जा रहा है, बड़ा मामला बनता जा रहा है। दूसरी बात यह शेखर, जो डीआईजी का बयान है, उनका कहना यह है कि पूरा मामला 350 करोड़ रुपए का ये घपले का मामला है। तो ये लगता है कि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और कुछ बड़ा इसमें नेक्सस है। जी शेखर, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आगरा आने वाले सैलानियों की सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने पीएम से अनुरोध किया कि ताजमहल में प्रवेश करने वाले सैलानियों के लिए ई-टिकटिंग की व्यवस्था हो। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो अपील की है, जो अनुरोध किया है, उस पर किस तरह की उम्मीद वो रखते हैं और साथ ही अगर ई टिकटिंग हो जाएगी तो किस तरह की सहूलियत होगी जो दर्शनार्थी पहुंचते हैं वहां पर? देखिए, सभी जानते हैं कि आगरा में ताजमहल को देखने के लिए बड़ी संख्या में बाहर से सैलानी आते हैं। न सिर्फ बाहर से बल्कि आसपास के भी प्रदेशों से बहुत सारे नागरिक वहां पहुंचते हैं और ऐसे में सुविधाएं जितनी बेहतर होंगी, जितनी आधुनिक होंगी, पर्यटकों का भी आकर्षण उसके प्रति और भी बढ़ेगा। उनको सहूलियत देने के लिए ई टिकटिंग या फिर सुरक्षा व्यवस्था में, क्योंकि ताज को लेकर के कई बार सिक्योरिटी अलर्ट्स भी एजेंसीज के थ्रू उत्तर प्रदेश की सरकार को मिल चुका है, तो इस लिहाज से काफी ठीक रहेगा और इसीलिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके अनुरोध किया है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। यूपी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और आधुनिक करने का मन बना लिया है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 100 आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 1090 वेमेन पावर लाइन का एप्स जारी होगा। अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमिता, जो बजट अनुपूरक बजट सामने आया, उसी में इसका प्रावधान रखा गया था। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम्स को किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और यहां क्या क्या सुविधाएं होंगी और जो पहले से आधुनिकीकरण किया गया उसका कितना लाभ मिल रहा है प्रदेश की जनता को? यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कैबिनेट मंत्री आजम खान के बयान से नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में बैठकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को कल तक स्थगित करना पड़ा। हालांकि इस बीच हंगामे के चलते हुए सरकार ने 3 विधेयकों को पास करा लिया। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की शुरुआत जानवरों के अवैध कटान पर बीजेपी के सवाल से हुई। सरकार के जवाब से नाखुश बीजेपी विधायकों ने सदन के भीतर हंगामा किया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने बीजेपी पर स्लॉटर हाउस को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया।
इसके साथ ही आजम खान ने मुजफ्फरनगर दंगों को भी बीजेपी से जोड़ दिया, जिससे नाराज बीजेपी विधायक वेल में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। मैंने सार्वजनिक रूप से विधानसभा में पूरे सदन के लिए कहा कि जो प्रश्न हो उसी का उत्तर आना चाहिए, और रोज अनर्गल बातें फैलाना कि कभी कुछ कह देना कभी कुछ कह देना और हाउस को डिस्टर्ब करना, हाउस को प्रोवोक करने का काम संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से होता है। बीजेपी के पास बांस और मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। पूरा सदन गवाह है इसका कि हम ह्यूमन स्लॉटरिंग के भी खिलाफ हैं और एनिमल स्लॉटरिंग के भी खिलाफ हैं। जो लोग इंसानों को काटते हैं मुजफ्फरनगर की तरह, हम उसके भी खिलाफ हैं और पशुवध के भी खिलाफ हैं। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों पर दिए गए आजम खान के बयान को वापस लेने पर अड़ी रही। बीएसपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और एसपी सदन चलाना ही नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आज प्रश्न कुछ और था, मुद्दे को कहीं और ले गए और गौ हत्या पे लाके मामला रोक दिया और विधानसभा को चलने नहीं दे रहे। वो ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे प्रदेश में और सांप्रदायिकता को हवा देना चाह रहे हैं। भाजपा सपा मिलकर के सदन लगातार बाधित कर रहे हैं, जिससे कि इन दोनों की कलई न खुले, क्योंकि एक ने अच्छे दिन का सपना दिखा करके देश की जनता को ठगने का काम किया है और एक ने झूठे वादे करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। हालांकि इस हंगामे के बीच अखिलेश सरकार ने 3 अहम विधेयक पास करा लिए। यूपी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संशोधन विधेयक और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। बहरहाल हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। अब देखना यह है कि बुधवार को सदन की कार्रवाई चल पाती है या फिर मंगलवार जैसा ही नजारा देखने को मिलता है। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। आजमगढ़ से सांसद मुलायम सिंह यादव ने अपने क्षेत्रवासियों को तोहफा दिया है। पिछले कई साल से बंद पड़ी चीनी मिल जल्द चालू होगी। एसपी विधायक आलम बदी के मुताबिक सरकार ने चीनी मिल को शुरू करने के लिए 55 करोड़ रुपया जारी किया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए यूपी सरकार 20 करोड़ रुपए देगी। साथ ही तमसा नदी पर एक पुल और शहर में एक और अग्निशमन केंद्र खोलने का भी ऐलान हुआ है। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री शिवपाल यादव इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अधिवेशन में पहुंचे। इस मौके पर शिवपाल ने ऐलान किया कि पत्रकारों को प्रदेश भर में टोल टैक्स नहीं देना होगा। शिवपाल ने राजनीति और पत्रकारिता को एक दूसरे का पर्याय बताया। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करें। जब भी पत्रकारिता की जब भी बात आई है नेताजी के सामने, नेताजी ने आपके सम्मान को रखा है, आपकी बात को पूरा किया है। आज हम आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं, जैसे एमएलए एमपी पर टोल टैक्स नहीं रखा है, उसी तरीके से पत्रकारों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर जमकर निशाना साधा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम लोग कैबिनेट में बैठते हैं, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे देश में चाहे अकलियत हो या दलित हो या ऊंची जाति का लोग हो, पिछड़ी जाति का हो, महिला हो, उसकी सुरक्षा करना हमारा काम है। हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी तक जात पात धर्म मजहब में हमें बांटने की कोशिश करते हैं। हमें उनके इस छलावे को, उनके इस बहकावे को समझना जरूरी है। हमें समझना जरूरी है कि बहुत हुआ, इतने वर्ष दिए ना हमने उन्हें, इतने वर्ष हमने उन्हें देकर देखा, क्या हुआ इतने वर्षों में? हमें भाई से भाई को अलग किया गया, दलितों को, मुसलमानों को एक दूसरे से अलग किया गया। क्या मिला हमें बदले में? इतने वर्षों में क्या विकास का एक अंश तक हमारे प्रदेश को मिला? कानपुर के स्वराज इंडिया स्कूल में रियलिटी चेक करने गए जी मीडिया संवाददाता के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने न सिर्फ जी मीडिया के संवाददाता के साथ हाथापाई की, बल्कि कैमरे को तोड़ डाला। इतना ही नहीं,
स्कूल के कर्मचारियों ने जी मीडिया के संवाददाता आरएन अग्रवाल का मोबाइल भी छीन लिया। दरअसल यहां के अभिभावक संघ ने स्वराज इंडिया स्कूल पर सरकारी योजनाओं को लागू न करने का आरोप लगाया है। इसके बाद जी मीडिया ने इसको जानने की कोशिश की, लेकिन ये बात स्कूल प्रबंधन को नागवार गुजरी और स्कूल के कर्मचारियों ने संवाददाता और कैमरामैन पर हमला बोल दिया। इस घटना की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस अधिकारी सिर्फ मामले की जांच का भरोसा देकर पल्ला झाड़ते नजर आए। हालांकि अभिभावक संघ ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है। स्वराज इंडिया जो स्कूल है वो धांधागर्दी का स्कूल है। स्पष्ट मैं बता दूं, कोई व्यक्ति अगर नियम को लेकर उनके पास जाता है, उनके मैनेजमेंट के पास बात करने जाता है तो वो सीधे एफआईआर करा देते हैं। अभिभावक संघ के पदाधिकारी शांतिपूर्वक ढंग से 2010 में उनसे इस संदर्भ में वार्ता करने गए थे। 25% 30% उनके द्वारा फीस प्रतिवर्ष बढ़ाई जाती है। उस पर अभिभावक संघ के अध्यक्ष, महामंत्री, अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कल्याणपुर थाने में एफआईआर उनके द्वारा कराई गई थी। ये उत्पीड़न किया जाता है इसलिए कि वो शिक्षा माफिया जो कानपुर महानगर में है उनके बस हस्ती पे वो स्कूल चल रहा है। राइट टू एजुकेशन की हकीकत जानने के लिए हम आप पहुंचे कानपुर कल्याणपुर क्षेत्र स्कूल स्वराज इंडिया में। यहाँ पर जब हमने प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की तो हमसे कहा गया कि अभी प्रिंसिपल मौजूद नहीं है। इसके बाद हमने किसी अन्य सक्षम अधिकारी से बात करने की चाहिए तो उन्होंने एक व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसने पहले हमारा आई कार्ड चेक किया, फिर इसके बाद सवाल जानने के तुरंत उसने लके बुलाकर हम पर हमला बुलवा दिया। मीडिया पर सीधा हमला करके कहा गया कि कोई भी उनको सवाल करने का हक नहीं है, जो पूछेगा तो शासन पूछेगा, और हमें उन्होंने बाहर निकालने के लिए बल का प्रयोग किया। इसके अलावा कैमरा तोड़ने की कोशिश की। आरएन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। आरएन, ये बताइए कि आपने क्या सवाल रखा था जिस पर वो भड़के? दूसरा, इस स्कूल से जुड़ी अब तक कई बातें आपको ऐसी पता चली होंगी जिसको बताना जरूरी होगा, बताइए हमारे दर्शकों को। शेखर, देखिए, ये लगातार शिकायतें आ रही। कानपुर कई सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध जो स्कूल है वो विका सेक्शन के लिए 15% का जो निर्धारित कोटा है वो पूरा नहीं करते हैं, उनके एडमिशन नहीं देते हैं। कानपुर अभिभावक संघ जो यहाँ का सबसे प्रमुख पेरेंट्स एसोसिएशन है, उसने भी जी मीडिया के सामने बात रखी थी और बताया था। तो उन्होंने ऐसे स्कूलों की हमें लिस्ट भी सौंपी थी कि यहाँ पर बिल्कुल कोई कोटा पूरा नहीं किया गया है, पूरा बैकलॉग नहीं भरा गया है। तो जो हम यहाँ स्वराज इंडिया जो काका जो क्षेत्र में स्थित है वहां पहुंचे और हमने जब अपना परिचय दिया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप अपना आई कार्ड चेक कराइए। आई कार्ड हमें जब चेक कराया तो सवाल पूछा गया। सवाल पूछते हुए अपने आपे से बाहर हो गए और बाहर निकलने को कहा। तो हमने कहा कि आप इसको अच्छे से बात कीजिए और आपने हमारा आई कार्ड चेक किया है। स्कूल के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, प्रबंधक या प्रिंसिपल, उनसे हमारी बात कराइए। इसके बाद घंटी बजा के वहां पे गुर्गे बुला लिए गए और सीधा उन्होंने हम पर हमला बोल दिया। आप देखोगे दर्शक में भी कि आई कार्ड लेके हमारा छीन के आदमी अंदर रहता है और मैं खिड़की से उससे बात करता हूँ कि मेरा आई कार्ड वो वापस करें। इसके बाद जब हमला कर दिया गया तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए मोबाइल निकाला तो मोबाइल भी मेरा लूट लिया गया, जिसको बाद में खुद पुलिस के आने पर बरामद कराया गया है। और ये जो व्यक्ति सदरी पहने हुए इसके कब्जे से बरामद हुआ है। स्कूल में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें फुटेज मौजूद है। क्योंकि हमारा कैमरा तोड़ दिया गया था तो बहुत सारे फुटेज नहीं आ पाए थे। पूरी हाथापाई के और असलाधारी जो गुर्गे वहां पहुंचे हैं वे शॉर्ट्स भी, वे फुटेज भी निश्चित तौर पर स्कूल में कैमरे जो लगे हुए सीसीटीवी उसमें आ गए होंगे। हालांकि पुलिस से हमने दरख्वास्त की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कब्जे में लिए हैं और हमारी उन्होंने एडिट ले ली, अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी है। ये कानपुर के एक बहुत बड़े शिक्षा माफिया कहलाते हैं वो, उनसे ये स्कूल का संबंध है। शेखर, इस चीज में यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि अभिभावक संघ ने बताया है कि हर साल वे इस स्कूल के खिलाफ जब भी कोई अपना प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं तो उनसे बदसलूकी की जाती है। 2010 में तो बाकायदा लोहे की रॉड लेके अभिभावक संघ के पदाधिकारियों को पीटा गया था। इसका मुकदमा आज भी थाना कल्याणपुर में चल रहा है और कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मंडी में अभिभावक संघ के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। इस पर जी मीडिया ने प्रसारित किया। इसके बाद से हमारे कानपुर कार्यालय में ऐसे पेरेंट्स के फोन पहुंच रहे हैं जो बता रहे हैं जब स्कूल की धारागर्दी का अगर कोई बात। बिल्कुल आरएन, आप ऐसे मामलों को इकट्ठा करिए, लगातार हम इस पर नजर बनाए रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन जानकारियों के लिए। गाजियाबाद के लिंक रोड की साइड 4 में मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव के मामले में पीड़ितों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 25 लोग गैस की चपेट में आ गए हैं, जिसमें 4 की हालत नाजुक है। जिलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। यादराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादराम, ये बताइए कि वाकया हुआ कैसे और इस पर काबू पाने के लिए क्या कुछ हो रहा है?
देखिए, जो पुलिस और जो रेस्क्यू टीम है वो बिल्कुल मौके पर है और फैक्ट्री में अंदर छानबीन की जा रही है और कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा अमोनिया का रिसाव हुआ और इसके पीछे कारण क्या रहे। फिलहाल जिस समय मैं बता दूं आपको कि जब ये हादसा हुआ था, ये पूरी घटना हुई, उस समय पुलिस जो प्रशासन था वो मौके पर था, लेकिन उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था। लेकिन जब ये खबर मीडिया में आई और साथ ही जब ये पता चला कि ये इतनी बड़ी घटना है कि इसमें 5 लोग इतने सीरियस हो गए हैं कि उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उसके बाद यहाँ का जो प्रशासन है वो हरकत में आया। उसके बाद जो डीएम थे वो अस्पताल में पहुंचे और मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके का जायजा लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कई घंटों बाद डीएम पहुंचे और जबकि उन्हें उसी वक्त नहीं, ये बताइए कि पहले 16 लोग बेहोश हुए थे, अब ये संख्या 25 हो गई है, तो इसका मतलब गैस अभी भी रिस रही है। तो किस तरह के प्रयास हो रहे हैं कि गैस न रिसे? देखिए, जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है उनका यही कहना है कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो मौके पर बुला लिए गए हैं और लगातार जो फैक्ट्री है उसके, हालांकि जो शुरुआती जो स्थिति थी उस समय इतना स्थिति नहीं थी कि अंदर घुसा जा सके। उस समय सबसे बड़ी जो जरूरत थी वो समझी गई और वो उसको किया गया और उसके बाद अब जो गैस रिसाव है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि ये गैस का रिसाव जल्दी बंद कर दिया जाएगा। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अयोध्या से निकली राम बारात में कई संतों के शामिल न होने को लेकर वीएचपी ने मामले को सुलझाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कुछ संतों का आरोप है कि वीएचपी ने राम बारात का राजनीतिकरण कर दिया और अयोध्या के संतों को राम बारात में शामिल होने का न्योता नहीं दिया। साथ ही बारात के मार्ग में भी बदलाव करने का आरोप है। संतों के इन आरोपों पर सफाई देते हुए वीएचपी की ओर से कहा गया कि राम बारात का आयोजन धर्म यात्रा महासंघ ने किया है, जिसमें वीएचपी महज सहयोगी की भूमिका में है। वीएचपी के मुताबिक यात्रा मार्ग को संतों और धर्माचार्यों ने तय किया। संतों की नाराजगी पर वीएचपी का कहना है कि जिन संतों को न्योता नहीं दिया गया वो उनसे मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करेंगे। उधर श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने वीएचपी का बचाव करते हुए कहा कि ये बारात जागरण यात्रा है, जिसमें दो देशों के संबंधों को और मधुर करना है, इसमें राजनीति देखना गलत है। कार्यक्रम जो है विश्व हिंदू परिषद ने डायरेक्ट अपने हाथों में नहीं लिया है। धर्म यात्रा महासंघ के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन करता वही है। विश्व हिंदू परिषद की भूमिका इसमें एक सहयोगी की है और उसको सहयोग करके यात्रा सकुशल संपन्न हो। यह बारात, राम जी की बारात जो यहाँ से गई है कल, वो वापस हो सकुशल। 2004 में उन्होंने प्रारंभ किया था, आज 2014 है, 5-5 वर्ष में वो आयोजन करते आ रहे हैं और एक सहयोगी के रूप में हम सब भी उनके साथ लगातार लगे हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।